हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच आए हुए हैं। आज एक नई सब्जेक्ट लेकर आए हैं, एक नई टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, समसामयिक मुद्दे। तो हम लोग समसामयिक मुद्दे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितने भी आप लोगों को कंपटीशन एग्जामिनेशन है, बिहार पुलिस से लेकर के बिहार दरोगा से लेकर के जो भी बीएससीसी चल रहा है उसमें भी, और यूपीएसआई से लेकर के यूपी पुलिस से लेकर के एमपी से लेकर के छत्तीसगढ़, जितने भी ऑल इंडिया का एग्जामिनेशन है या वनडे कंपटीशन है या स्टेट का एग्जामिनेशन है, उसमें काफ़ी आप लोगों को महत्वपूर्ण होगा। इस जो मैं सब्जेक्ट उठाया उससे लगभग 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को समथिंग रहेंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन में। तो हम लोग आइए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं समसामयिक के मुद्दे, जो कि हम लोग एक एक करके वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम 30-40 क्लास होगा इसमें, हम लोग बारीकी से करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समसामयिकी। समसामयिकी समसामयिकी हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे समसामयिकी। तो समसामयिकी को पढ़ने से पहले हमें इसे सुविधा के रूप से हम इसे दो भाग में बांटते हैं, एक प्राचीनतम और एक होता है नवीनतम। तो हम इसे दो भाग में इसे डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं प्राचीनतम और एक को बोलते हैं नवीनतम। एक को बोलते हैं प्राचीनतम प्राचीनतम और एक को बोलते हैं नवीनतम नवीनतम। प्राचीनतम को आप लोग परंपरागत यहाँ पे लिख दीजिए, इसको प्राचीनतम कहना उचित नहीं है, परंपरागत लिख सकते हैं। परंपरागत 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 को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेडिशनल, और नवीनतम को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोग्रेसिव। इसको आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। समसामयिक मुद्दे के जरिए हम लोग दो टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक नवीनतम और एक परंपरागत। एक परंपरागत और एक नवीनतम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों का मेन जो फोकस रहेगा वो परंपरागत हम लोग पढ़ेंगे। नवीनतम में मुख्य रूप से आप लोग करंट अफेयर्स जो होता है इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो होता है वर्तमान में पढ़ रहे 2023 का करंट, 2024 का करंट, जो प्रत्येक दिन की जो दैनिक घटनाएं हैं उसमें आप लोग इसमें रख सकते हैं। तो नवीनतम को हम लोग भी दो प्रकार में, दो भागों में बांट सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, एक राष्ट्रीय मुद्दे को देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। और यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे को आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दे देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे में आप जिस भी स्टेट से है, बिहार से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, अगर उस स्टेट का पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो उस स्टेट के बारे में पूरा डिटेल, जो कि सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग जिस स्टेट से है, आप लोग मान लीजिए बिहार से है तो बिहार से ऐड कर सकते हैं, बिहार से ऐड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश है तो यूपी से कर सकते हैं, मध्य प्रदेश है तो एमपी से कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी अन्य स्टेट से आप लोग हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिससे भी है आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। उस राज्य की सरकार की योजनाएं क्या है उसके बारे में इसमें ऐड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों का मेन फोकस है परंपरागत, हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें लगभग 30 से 35 क्लास होंगे, एक एक करके वीडियो आप लोगों के पास प्रत्येक दिन आएगा। धैर्य बनाकर आप लोग देखते रहिएगा, जो कि काफी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले परंपरागत को पढ़ने से पहले इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग सूचीबद्ध कर लेते हैं। आइए सूचीबद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे, पहला इसमें पढ़ेंगे चैप्टर। इसमें पहला पढ़ेंगे सबसे पहले कला। इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे कला के बारे में पढ़ेंगे। कला में जो कि नृत्य हो गया, हस्तशिल्प कला हो गया, मेला त्योहार हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे। सेकेंड इसमें चैप्टर हम लोग देखेंगे सॉरी, सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे जो इतनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई, जैसे यूएनओ हो गया, यूएनडीपी हो गया, इसी प्रकार से जितने भी संस्थाएं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। उसके बाद थर्ड हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न और अन्य देशों को जो सम्मानित पुरस्कार दिया जाता है, जैसे फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, अमेरिका का हो गया। जैसे प्रधानमंत्री को भी 6 पुरस्कार, 6 देशों का पुरस्कार मिला हुआ है, हमारे राष्ट्रपति को भी पुरस्कार मिला हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे पुरस्कार देखेंगे। थर्ड क्या देखेंगे, पुरस्कार, पुरस्कार देखेंगे।
सॉरी, ठंड के कारण थोड़ा गला जमा हो गया है। उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर हम लोग देखेंगे, इसमें फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे खेल कूद से संबंधित। जैसे विश्व में प्रमुख अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप क्या होता है, एशियन गेम्स क्या होता है, उसके बारे में, ओलंपिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो खेल कूद देखेंगे, क्या देखेंगे, खेल कूद, खेल कूद देखेंगे, खेल कूद। उसके बाद 5 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कंप्यूटर, थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर के बारे में भी जानकारियां लेंगे कि कंप्यूटर के मुद्दे में अन्य एग्जामिनेशन में, जैसे रेलवे हो गया, अन्य एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में इसमें भी ऐड करके देखेंगे। हम लोग कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर। उसके बाद छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छठा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर के बाद इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण के बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद इसमें 7th हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अंतरिक्ष। जैसे जापान का जाक्सा अंतरिक्ष है, नासा इसरो का है, अरे सॉरी, नासा अमेरिका का है, इसरो इंडिया का है, रॉसकॉस्मोस जैसे रसिया का है। इसी तरीके से हम लोग जितने भी अंतरिक्ष विज्ञान सबका है उसको बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अंतरिक्ष यहाँ पर देखेंगे, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष देखेंगे। 8 हम लोग नंबर देखेंगे। अंतरिक्ष के बाद रक्षा देखेंगे, जैसे भारत में एक डीआरडीओ काम करता है, डिफेंस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, रक्षा देखेंगे, रक्षा। उसके बाद हम लोग 9th नंबर देखेंगे। रक्षा के बाद देखेंगे जैसे महत्वपूर्ण दिवस होता है, जैसे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, उसी प्रकार से खेल दिवस कब मनाया जाता है, वैश्विक महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जितने भी दिवस है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 10th नंबर हम लोग पढ़ेंगे जैसे पुस्तक और लेखक। कुछ ऐसे ऐसे पुस्तक है जिसे हम लोगों को जानना काफी आवश्यक होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ लेता है, और उसके लेखक कौन है उसके बारे में जानकारी हमें लेना है। यहाँ देखेंगे पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक, लेखक। इसके बाद 11th नंबर इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जैसे इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, इस बार 161 है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमन हंगर इंडेक्स पढ़ेंगे कि भारत का स्थान क्या है, तो 107 है अभी वर्तमान में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 111 सब समथिंग है, 111। उसी प्रकार से देखेंगे कि भारत का फायर पावर ग्लोबल में क्या रैंक है, 4th है। इसी प्रकार से देखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का इस इंडेक्स में क्या स्थान उसके बारे में पढ़ेंगे। सूचकांक इसको बोलते हैं हिंदी में, सूचकांक। उसके बाद 12th नंबर इसमें टॉपिक पढ़ेंगे जो कि विश्व में प्रमुख कुछ चर्चित व्यक्ति है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विश्व में प्रमुख, विश्व में प्रमुख, विश्व में प्रमुख मुद्दे के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने परंपरागत के जरिए 12 चैप्टर यानी 12 चैप्टर को मैंने सूचीबद्ध किया, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कहीं से भटकने की आवश्यकता नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग पढ़कर एग्जाम देकर रहेगा तो खुद ही आप लोग बोलिएगा कि सर आपने क्या पढ़ाया, जो कि पूरी हम लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में एग्जाम देकर आए। तो सबसे पहले हम लोग समय विलंब किए बिना हम लोग शुरू करते हैं कला के क्षेत्र में सबसे, क्योंकि कला एक बहुत बड़ा इसमें टॉपिक है, लगभग 10 से 12 क्लास इसमें लग जाएंगे, 10 से 12 क्लास इसमें कला के क्षेत्र में लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कला, इसीलिए फर्स्ट में हम कला रखें ताकि फर्स्ट में आप लोगों का जोश और जुनून काफी होता है, तो हम सबसे पहले कला ही रखें। कला को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो कला को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कला, यहाँ से मैं फर्स्ट चैप्टर का मैं कला स्टार्ट करता हूँ। कला क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, इसमें कला एक बहुत बड़ा भाग है, तो इसे 6 भागों में हम लोग बांट करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। 6 भाग कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नृत्य कला। कौन सा कला, नृत्य कला। जैसे नृत्य में भारत में 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, क्लासिकल नृत्य और लोकल नृत्य, जैसे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कला, नृत्य के बाद हम लोग देखेंगे हस्तशिल्प कला, जो हाथ के द्वारा बनाया गया कला है, उसको हम लोग किस राज्य का क्या है वो काफी पूछता है, तो उसको देखेंगे। हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला के बारे में देखेंगे। उसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड देखेंगे हम लोग, थर्ड हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को संगीत और नाटक के बारे में, किस राज्य का संगीत क्या है, नाटक क्या है, उसको काफी पूछता है एग्जामिनेशन में। तो संगीत और नाटक के बारे में हम लोग देखेंगे, संगीत और नाटक, संगीत और नाटक के बारे में पढ़ेंगे, नाटक। उसके बाद फोर्थ हम लोग देखेंगे
चित्रकला, जो कि चित्रकला काफ़ी फेमस है, बिहार का भी है, अन्य स्टेट का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, महाराष्ट्र का भी है, अन्य स्टेट के जितने भी भारत के है कला, चित्रकला, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चित्रकला यहाँ पर मैं सूचीबद्ध करता हूँ, चित्रकला, चित्रकला। उसके बाद 5 नंबर हम लोग देखेंगे कि मेला त्योहार। मुख्य रूप से मेला और त्योहार जो कि अन्य स्टेट और भारत में मनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर बिहार में मनाया जाता है सोनपुर का मेला, राजस्थान में बीकानेर का मेला, इसी प्रकार से अन्य स्टेट में भी मेला मनाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे मेला और त्योहार के बारे में इसमें पढ़ेंगे, मेला और त्योहार, त्योहार। और एक छठा नंबर जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके हम लोग देखेंगे कि मूर्ति कला और मंदिर कला, किस कला के आधार पर मूर्ति कला बनाया गया है, मंदिर किस कला की है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली किस कला की है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मूर्ति कला और मंदिर कला के बारे में पढ़ेंगे, मूर्ति कला, तो मूर्ति कला और मंदिर कला के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर कला के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर कला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, हमने देखा कि समसामयिक मुद्दे को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक परंपरागत जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेडिशनल, और एक नवीनतम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव। हम लोगों का मुख्य जो उद्देश्य है परंपरागत को खत्म करना है। किसको खत्म करना है? परंपरागत को खत्म करना है। परंपरागत को, परंपरागत में मुख्य रूप से मैंने 12 टॉपिक लिखा है, जो कि कला के बारे में मैंने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में लिखा हुआ है, पुरस्कार पढ़ेंगे, इसमें खेलकूद पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ इन्वायरमेंटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल के बाद हम लोग अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे, रक्षा के बारे में पढ़ेंगे, चूंकि महत्वपूर्ण कुछ दिवस है उसके बारे में देखेंगे, कुछ जो कि पुस्तक लेखक है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, विश्व में प्रमुख जो भी है व्यक्ति, चर्चित कुछ मुद्दे हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मैंने शुरू किया कला के बारे में, कला मैंने शुरू किया। कला में जो कि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसको मैंने 6 भागों में डिवाइड करके पढ़ना शुरू किया। एक नृत्य मैंने हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हस्तशिल्प कला के बारे में पढ़ेंगे, संगीत और नाटक के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, मेला और त्योहार के बारे में पढ़ेंगे, मूर्ति कला और मंदिर कला के बारे में पढ़ेंगे। नवीनतम में मैंने बताया कि नवीनतम में मुख्य रूप से करंट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उसको नवीनतम में हम लोग रखेंगे। जैसे इसमें राष्ट्रीय मुद्दे और इंटरनेशनल मुद्दे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मुद्दों को इसमें हम लोग पढ़ें, जो कि नेशनल में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है। आप अगर जिस भी स्टेट से है, अगर उस स्टेट के पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, तो उस स्टेट से सरकार की कुछ क्या योजनाएं चल रही उसको काफी महत्वपूर्ण देखा जाता है। तो जैसे आप बिहार में है तो बिहार से पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से, अन्य किसी भी राज्य से, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अन्य किसी भी स्टेट से, हरियाणा से हो गया, तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने सिर्फ इस समसामयिक मुद्दों को पढ़ने का तरीका बताया कि मैंने किस तरीका से सूचीबद्ध तरीका से करके पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं नृत्य के बारे में, नृत्य के बारे में हम शुरू करते हैं। आइए इसको थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ। ये हम लोग कला के क्षेत्र में देखते हैं। सबसे हम अपने पहला चैप्टर उठाया था कला, कला के बारे में देखते हैं, कला के बारे में। कला, कला मैंने पहला टॉपिक उठाया था परंपरागत में, और कला के अंतर्गत मैंने 6 टॉपिक मैंने बताया था। तो उसको हम लोग, जिसमें पहला मैंने टॉपिक बताया था नृत्य के बारे में, नृत्य, इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो कि नृत्य भारत में 2 प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य कहते हैं और एक लोक नृत्य कहते हैं। तो नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, एक को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और एक को बोलते हैं लोक नृत्य, लोक नृत्य। एक को बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य और एक को बोलते हैं लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं और लोक नृत्य क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। हमने सबसे पहले इसे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य को मैंने क्या किया है, उठाया है, और शास्त्रीय नृत्य को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। हम शास्त्रीय नृत्य शुरुआत करते हैं यहाँ पर। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य उसे कहते हैं जो शास्त्र पर आधारित जो नृत्य किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। भारत में कुल मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय ने कहता है कि नहीं, भारत में 8 सांस्कृतिक नृत्य नहीं बल्कि 9 सांस्कृतिक नृत्य है। तो यहाँ पर मैं सूचीबद्ध करता हूँ, लिखता हूँ कि शास्त्र पर आधारित जो नृत्य किया जाता है, शास्त्र पर आधारित, शास्त्र पर आधारित, शास्त्र पर आधारित, आधारित जो नृत्य किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, किया जाता है, उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं।
शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो पता चल गया कि शास्त्र पर आधारित जो नृत्य किया जाता है उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। भारत में अगर शास्त्रीय नृत्य की संख्या पूछा जाए, शास्त्रीय नृत्य की संख्या अगर पूछा जाए तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय का मानना है कि नहीं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 नहीं बल्कि 9 है। तो यहाँ पर कभी कभी पूछता है कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 9। और 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो छऊ है। कौन है? छऊ है। तो हम लोग एक एक करके शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन 8 शास्त्रीय नृत्य है उसकी पूरे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और छऊ नृत्य के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले इसके शास्त्रीय नृत्य का पुराना ग्रंथ देख लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का कौन कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि पुराना है। तो अगर देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य का पुराना ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ जिसे बोलते हैं, प्राचीनतम ग्रंथ एक संगीत के क्षेत्र में है। संगीत वाला में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ संगीत का पुराना ग्रंथ कौन सा है। अगर यहाँ पर पूछेगा कि संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ, पुराना माने प्राचीनतम ग्रंथ, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ। आप लोग वेद पढ़े होंगे, 4 प्रकार के मुख्य रूप से वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो जो सामवेद है उसी को संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में सामवेद मैं संगीत वाले क्षेत्र में बताऊंगा, लेकिन मेरे जुबान से निकल गया तो मैंने यहाँ पर बता दिया सामवेद। तो संगीत का पूछा गया प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद है, जो कि 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद जो कि संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है, हम लोग नाट्य पढ़ रहे हैं तो पूछेगा कि नाटक का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। नाटक का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? नाटक का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। कौन सा है? नाट्य शास्त्र, जिसकी रचयिता भरत मुनि के द्वारा किया गया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाट्य शास्त्र। अगर इसका कभी कभी रचना पूछ देता है तो इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया। तो मैं यहाँ पर पोस्ट में लिख रहा हूँ भरत मुनि। तो पूछेगा कि संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, आप लोग बताइएगा सामवेद। और नाटक का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी के लिए कुछ ऐसे अकादमी बनाए गए, तो उसको देखते हैं कि संगीत के लिए 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, तो पूछेगा कि 1953 में किसकी स्थापना की गई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। उसके एक वर्ष ही बाद 1954 में यानी 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। तो मैंने यहाँ पर 2 डेट आप लोगों को बताया कि 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी और 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य है वो भारत के किन किन जगहों पर है। हम लोग एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आइए मैं छोटा सा भारत का मैप को मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर देखिए, भारत को मैप को मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सिक्किम राज्य हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, ये हमारा भारत का मैप हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था पुराने पहले वाला जो वीडियो में। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य पड़ता है, यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भारतनाट्यम। मैं लिख रहा हूँ भारतनाट्यम। उसके बाद इसके जस्ट बगल में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है केरल। यहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य है।
यहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य है। एक का नाम है मोहिनी अट्टम, एक का नाम है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, अट्टम, मोहिनी अट्टम, और एक का नाम है कथकली। कथकली यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा मोहिनी अट्टम के बाद यहाँ पर कथकली, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कथकली, कथकली, कथकली यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी, कथकली यहाँ पर, कुचिपुड़ी यहाँ पर है, कथकली, कथकली यहाँ पर केरल में हो जाएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, सॉरी यहाँ पर कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य में 4 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने देख लिया कि कथकली केरल में, मोहिनी अट्टम केरल में, भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और 4 इधर है। जैसे यहाँ पर एक उड़ीसा राज्य पड़ता है तो ओडिसी, यहाँ पर उड़ीसा राज्य पड़ता है तो इसको बोलते हैं ओडिसी। इसको मैं यहाँ पर खींच कर ला रहा हूँ, ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर? उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है मणिपुर में, मणिपुरी पड़ता है, मणिपुर में मणिपुरी, यहाँ पर मणिपुर राज्य पड़ता है ना जी, पूर्वोत्तर भारत के, तो मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी। उसके बाद असम राज्य में सत्रिया शास्त्रीय नृत्य पड़ता है। असम, यहाँ पर असम पड़ता है, यहाँ पर असम, असम में सत्रिया, असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद उत्तर भारत में कथक, उत्तर भारत में, यहाँ पर उत्तर भारत में हम लोग देख लेते हैं, उत्तर भारत में मुख्य रूप से कथक नृत्य है, कथक, कथक, कथक शास्त्रीय नृत्य। मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा किया, लोकेट भी किया कि उत्तर भारत में कथक है, दक्षिण भारत में केरल के राज्य में कथकली है, मोहिनी अट्टम केरल राज्य में है, भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ओडिसी उड़ीसा राज्य में पड़ता है, मणिपुरी मणिपुरी राज्य में पड़ता है। उसके बाद सत्रिया कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ है, उसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए थोड़ा इसे क्लीन करके हम इसके देखते हैं। थोड़ा मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। 8 शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया आप लोगों को कि भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, उसके बाद कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, सत्रिया हो गया। 8 मैंने शास्त्रीय नृत्य बताया, उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सी क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारतनाट्यम के बारे में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारतनाट्यम, 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 भारतनाट्यम मैंने मैप के जरिए लोकेट किया हुआ कि भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य में? तमिलनाडु। पूछेगा कि भारतनाट्यम किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतनाट्यम किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। भारतनाट्यम के बारे में कहा जाता है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। आप लोगों से पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यही है सबसे पुराना, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। और यह है कि इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति। इसका उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से होता है। वहां पर मंदिरों में लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता था, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई, तमिलनाडु के मंदिरों से। तमिलनाडु, तमिलनाडु के मंदिरों से, तमिलनाडु के मंदिरों से इसकी उत्पत्ति होता है। और ये जो नृत्य किया जाता है एकल किया जाता है, ये ग्रुप में नहीं किया जाता है, केवल एक ही महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक एक करके अनेक महिलाएं कर सकती है, लेकिन एक एक करके करेगी। तो ये नृत्य कैसा किया जाता है? एकल, एकल किया जाता है, एकल, एकल नृत्य किया जाता है। एक मतलब एक बार में एक ही महिला करेगी, एकल नृत्य किया जाता है, किया जाता है, एकल नृत्य किया जाता है। इसमें चेहरे के भाव से ज्यादा हाथ पैर की मुद्राएं की ज्यादा महत्व होता है। इसमें चेहरे की भाव नहीं है, जैसे नृत्य करने के दौरान चेहरे की उतना भाव कोई मायने नहीं रखता है, इसमें हाथ और पैर की मुद्राएं बहुत ज्यादा मायने रखती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चेहरे यहाँ पर लिख सकता हूँ कि चेहरे के भाव से ज्यादा, चेहरे के भाव से ज्यादा
भाव से ज्यादा हाथ पैर की मुद्राएं, हाथ पैर की मुद्राएं की महत्व। इसको मेरा कहने का मकसद यह है कि नृत्य के दौरान चेहरे का भाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें हाथ पैर की मुद्राएं इस प्रकार से ऐसे प्रकार के बनाया जाता है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे भरतनाट्यम नृत्य को इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को अग्नि नृत्य कहा जाता है। अग्नि नृत्य कहा जाता है। अच्छा, अग्नि नृत्य कहा जाता है। इसे अग्नि नृत्य क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझे। नृत्य के दौरान हाथ की मुद्रा इस प्रकार से बनाया जाता है, लगता है कि ज्वाला के समान, इसीलिए इसे अग्नि नृत्य, ज्वाला नृत्य के नाम से जाना जाता है। यानी ज्वाला के समान इसमें हाथ पैर की मुद्राएं बनाई जाती है, हाथ की मुद्रा बनाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा महत्व होता है कि हाथ अग्नि के समान बनाया जाता है, अग्नि नृत्य कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार के बारे में देखेंगे। इतना महत्वपूर्ण भूमिका था, मैंने बताया कि यह एकल नृत्य यानी एक लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें चेहरे के भाव से ज्यादा हाथ पैर की मुद्राएं भी काफी महत्वपूर्ण होता है, और इस नृत्य को अग्नि नृत्य कहा जाता है, क्योंकि नृत्य के दौरान हाथ की मुद्रा इस प्रकार से बनाया जाता है कि लगता है कि आग की ज्वाला के समान है, इसीलिए इसे अग्नि नृत्य कहा जाता है। इसमें प्रमुख कलाकार के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख कलाकार के बारे में देखेंगे। प्रमुख कलाकार तो प्रमुख कलाकार भारतनाट्यम समाप्ति के कगार पर था। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्ण अय्यर को जाता है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय कभी कभी पूछता है कि पुनर्जीवित करने का श्रेय इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण अय्यर को जाता है। कभी कभी पूछता है कि भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण अय्यर को। किसको जाता है, कृष्ण अय्यर को। तो कभी कभी आप लोग पूछ लेता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण अय्यर को जाता है। उसके बाद भारतनाट्यम को विश्व में पहचान दिलाने वाली, विश्व में इस नृत्य को विख्यात करने वाली एक महिला है जिसका नाम है रुक्मणी देवी। तो वैश्विक पहचान का श्रेय किसे जाता है, तो रुक्मणी देवी को। यहाँ पर लिख सकते हैं वैश्विक पहचान का श्रेय वैश्विक पहचान का श्रेय किसे जाता है, तो रुक्मणी देवी के। रुक्मणी देवी। आप लोग दो इसमें प्रमुख कलाकार है, इसे स्टेरिंग मार्क मार लीजिए। इसे ध्यान में रखिएगा कि पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्ण अय्यर को जाता है, और विश्व में इसको पहचान भारतनाट्यम को दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी को जाता है। अन्य कलाकार में हम लोग देखेंगे अन्य कलाकार में देखेंगे कि पहला कलाकार है इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति। यहाँ पर मैं कृष्ण अय्यर बताया है, यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति प्रमुख कलाकार में पहला कलाकार मैंने बताया यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद दूसरा मैंने बताऊंगा यहाँ पर, सॉरी बताया नहीं था, दूसरा मैं बताऊंगा लक्ष्मी विश्वनाथन। इन कलाकारों के बारे में आप लोगों से पूछ देता है कि बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम। और लक्ष्मी विश्वनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है, तो ये भरतनाट्यम। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सोनल मानसी। उसके बाद मल्लिका साराभाई। फोर्थ मैंने कलाकार के बारे में बताया, मल्लिका साराभाई। और जो 5 मैं बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, और कितने बार ना जाने एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि ये इसका नाम है मृणाली साराभाई। मृणालिनी साराभाई। ये मृणालिनी साराभाई कौन है, तब विक्रम साराभाई की क्या है, बेटी है। कभी कभी पूछता है कि बताइए विक्रम साराभाई की बेटी किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है, तो भरतनाट्यम। तो विक्रम साराभाई की पुत्री
विक्रम साराभाई की पुत्री, साराभाई की पुत्री है। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से है। और इनकी किसकी पुत्री है? तो विक्रम साराभाई की पुत्री है, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई, जो कि इसरो की स्थापना किया था। विक्रम साराभाई किसका स्थापना किया था? इसरो का स्थापना किया था, इसरो का स्थापना। तो विक्रम साराभाई की पुत्री कौन है? मृणालिनी साराभाई। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यानी प्रमुख कलाकार 5 मैंने बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, सोनल मानसिंह, उसके बाद मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, एक और है पद्मा सचदेवा, 6ठे नंबर का पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा, सचदेवा। तो मैंने भारतनाट्यम, मैंने पहला शास्त्रीय नृत्य को समाप्त किया कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से होती है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम ही है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तमिलनाडु के मंदिरों से होती है। एकल नृत्य किया जाता है, यानी एक बार में एक ही महिला कर सकती है। और इसमें चेहरे के भाव से ज्यादा हाथ और पैर की मुद्राएं क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है। और हाथ की मुद्राएं नृत्य के दौरान इस प्रकार से बनाया जाता है, लगता है कि अग्नि की ज्वाला के समान है, इसीलिए इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख कलाकार के मैंने बारे में बताया, इसको पुनर्जीवित यानी उत्थान करने का श्रेय जो कि कृष्ण अय्यर को जाता है, और इसे वैश्व यानी विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है रुक्मणी देवी को जाता है। उसके बाद अन्य कलाकार के बारे में मैंने बताया कि यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, उसके बाद लक्ष्मी विश्वनाथन हो गया, उसके बाद सोनल मानसिंह हो गया, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई जो कि विक्रम साराभाई के क्या है, पुत्री है। विक्रम साराभाई कौन थे? तो विक्रम साराभाई वही अंतरिक्ष विज्ञान के पिता कहा जाते हैं, जनक कहा जाते हैं। उसके बाद पद्मा सचदेवा। तो आज मैंने भारतनाट्यम के बारे में, पहला शास्त्रीय नृत्य के बारे में खत्म किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो 7 शास्त्रीय नृत्य बचा हुआ इसको सारों को समाप्त करूंगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।